Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gateway to MTMS. तो हम क्वेश्चन नंबर 106 तक पहुंच गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं होती। गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर आपने सारी एनसेट इस्तेमाल करनी है, लेकिन वाहिद एनसेट जिसको आपने इस्तेमाल नहीं करना वो एस्पिरिन होती है। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन क्या करती है, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम कर देती है। जब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम होगी तो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, और जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा तो वो गाउट करवा देगा। क्लियर? तो गाउट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गाउट क्या होता है? गाउट एक क्रिस्टल डेपोजिशन डिजीज है। जब भी कोई क्रिस्टल डेपोजिशन आर्थराइटिस आ जाए तो क्रिस्टल डेपोजिशन आर्थराइटिस के अंदर दो ही डिफरेंशियल होते हैं, एक तो आपका गाउट होता है, दूसरा आपका सूडो गाउट होता है। जो गाउट होता है और सूडो गाउट दोनों क्रिस्टल डेपोजिशन डिजीज होती है। दोनों के अंदर क्रिस्टल्स की डेपोजिशन होती है जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, और दोनों मोनो आर्थराइटिस होते हैं। बस एक बात रट्टा मार लेना, गाउट मेनली अफेक्ट करता है फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो, यानी जो बिग टो है ये उसके जॉइंट को अफेक्ट करता है। जबकि जो सूडो गाउट होता है, ठीक हो गया, तो ये गाउट वर्सेस सूडो गाउट। ओके, तो जो गाउट होता है लाइक ये मोनो आर्थराइटिस होता है और ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो को अफेक्ट करता है। जबकि सूडो गाउट ये भी मोनो आर्थराइटिस होता है लेकिन ये नी जॉइंट को अफेक्ट करता है। अगला है कि गाउट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं, सूडो गाउट के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाईहाइड्रेट के क्रिस्टल होते हैं। जो गाउट के अंदर जो क्रिस्टल्स होती है, अच्छा दोनों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी होती है। गाउट में जो क्रिस्टल्स होते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, ये नीडल शेप होते हैं, नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट होते हैं। जबकि सूडो गाउट के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाईहाइड्रेट के, वो पॉजिटिवली बायरफ्रिंजेंट होते हैं, मतलब जब पैरेलल लाइट पास करोगे तो ये ब्लू हो जाते हैं, और इसके अलावा ये रोम्बॉइड शेप होते हैं। क्लियर? गाउट का जो मेन कॉज है वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है, जबकि जो सूडो गाउट होता है वो आपको कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डेपोजिशन की वजह से होता है। और गाउट के कॉजेज़ को आपने दो में डिवाइड करना है, लाइक प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट ये इडियोपैथिक होता है, ओके, जबकि सेकेंडरी गाउट या तो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है या यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन की वजह से हो सकता है। अब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं? एक लीशनियान सिंड्रोम जिसमें हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोर हाइपोसाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा अल्कोहलिज्म है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज है, इसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। या फिर अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें प्यूरिन काफ़ी ज़्यादा है, लाइक किडनी, लीवर, मीट, ये आ जाएगा। या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम है। अब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम है, क्या काज हो सकते हैं? या तो डिहाइड्रेशन है, या रीनल फेलियर है, या कुछ ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो लाइक लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन। रट्टा मार लेना कि जो सारी एनसेड होती है वो गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन एस्पिरिन कभी भी इस्तेमाल नहीं होती इसके ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक हो गया? इसके अलावा इथेम्ब्यूटोल, पिराजिनामाइड, ये भी क्या करवा देती है? ये भी गाउट करवा देती होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि जो एस्पिरिन होती है यूरिक एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा देती होती है। ओके, ठीक है, तो डैट इज़ वाई एस्पिरिन आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। और एक बात रट्टा मार लेना कि जो गाउट है, गाउट की डायग्नोसिस में आपने यूरिक एसिड का लेवल कभी भी नहीं कराना होता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल एक्यूट अटैक में भी नॉर्मल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना वो जॉइंट्स में डेपोजिट हो सकता है। यानी अगर किसी पेशेंट को एक्यूट गाउट है, ओके, तो आपने यूरिक एसिड का लेवल कराया तो आपको वो कम भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड तो सारा का सारा जॉइंट्स में चला गया। ओके, बाकी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लो कि आपको वैलिडेटेड देखने को मिलेगा। बट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉइसिस एंथ्रोसेंटिसिस, सॉरी आर्थ्रोसेंटिसिस। आर्थ्रोसेंटिसिस का मतलब है जॉइंट फ्लूइड की एस्पायरेशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं डब्ल्यूबीसी को देखूंगा। डब्ल्यूबीसी तकरीबन 20,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में हो गए। फिर मैं पोलराइज माइक्रोस्कोपी कराऊंगा जिसमें नीडल शेप क्रिस्टल हो गए, नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट हो गए। ओके, क्लियर? और मैं इस साइनोवियल फ्लूइड की ग्राम स्टेनिंग और कल्चर वगैरह भी करा लूँगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी को एग्जिस्ट कर सकता है। एक्सरे करा लूँगा। एक्सरे पे क्या मिलेगा? एक्सरे पे आपको सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग मिलेगी, पेरी आर्टिकुलर इरोजन आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ये चीज़ आपको गाउट में देखने को मिलती होती है। और यहाँ पे मैंने बता दी डब्ल्यूबीसी 2,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में होगी, और इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता। लेकिन जो सेप्टिक आर्थराइटिस है उसमें डब्ल्यूबीसी 50,000 से ज़्यादा के होते हैं और इसमें क्रिस्टल्स नहीं देखने को मिलते होते। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब हम इसके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट को आपने दो में डिवाइड करना है। ओके, एक्यूट एंड द क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि आपने एक्यूट अटैक को मैनेज करना है। क्रॉनिक का मतलब होता है आपने प्रोफाइलैक्सिस करनी है। एक्यूट में जो ड्रग को चॉइस होती है, सबसे पहले आपने इंडोमेथासिन देनी है, मतलब एनसेड देनी है। एस्पिरिन के अलावा बाकी सारे एनसेड आपने देने हैं।
अब वो एनसेट के अंदर इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सन ये आ जाते होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, रीनल फेलियर है, उस केस में आपने एनसेड इस्तेमाल नहीं करने। फिर आपने क्या इस्तेमाल करने हैं, एनसेड इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि फिर आपने क्या इस्तेमाल करने हैं, आपने कोल्चिसिन इस्तेमाल करनी है। अब जो कोल्चिसिन होती है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कोल्चिसिन है ना, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनकी असेंबली को इनहिबिट कर देना है। तो जो कोल्चिसिन होती है क्या करती है, ओके, लाइक न्यूट्रोफिल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी असेंबली को इनहिबिट कर देती है। जब माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से उनकी मूवमेंट खराब हो जाएगी, मतलब न्यूट्रोफिल मूव नहीं कर पाएंगे, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर। और अगर कोल्चिसिन भी किसी काम के नहीं है तो आपने स्टीरॉयड देने हैं। ओके, ठीक हो गया। और रट्टा मार लेना, जब भी किसी भी पेशेंट को आपने स्टीरॉयड स्टार्ट करानी है तो सबसे पहले आपने इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है। क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। ये तो था एक्यूट अटैक। अगर किसी को क्रॉनिक अटैक है, लाइक यहाँ पे लिखा है कि कोल्चिसिन प्रोफाइलेक्टिक होती है, ठीक है। अगर किसी का क्रॉनिक अटैक है तो क्रॉनिक अटैक की क्या मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले आपने कहना है कि आपने प्यूरिन डाइट को अवॉइड करना है, मीट सी फूड को अवॉइड करना है। दूसरा, आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है, आपने थायराइड डायूरेटिक को छोड़ देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर यूरिक एसिड की, कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपने यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है। कैसे कम करोगे आप, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर एलोपेरिनोल और फिबोक्सोस्टैट आ जाती है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, एलोपेरिनोल और फिबोक्सोस्टैट होती है। लेकिन रट्टा मार लेना कि ये जो ड्रग होती है ना, ये इनिशियली शुरू में फर्स्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर देती है, यानी ये एक्यूट अटैक को प्रेसिपिटेट कर देती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसको आपने लेट स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आपने पेशेंट को एनसेड या कोल्चिसिन देनी है पहले 1 महीने तक, फिर 1 महीनों के बाद आपने ये ड्रग स्टार्ट करवा देनी है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम है तो आपने कौन सी ड्रग देनी है, आपने यूरिकोस यूरिक ड्रग देनी है। अब जो यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है, क्या ये क्या करती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती होती है। अब इसमें प्रोबेनिसिड और सल्फिन पैराजोन होती है। क्लियर। इसके अलावा हम यूरिक एजेंट भी दे सकते हैं जिसमें पेगलोटिकेज है, ये वो एंजाइम होता है जो कि यूरिक एसिड को मजीद तोड़ देगा, एलेंटॉइन वगैरह में, ठीक है। रेस्ब्यूरिकेज, पेगलोटिकेज वगैरह ये हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके। और जो रेस्ब्यूरिकेज है ये कोर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। वो कंडीशन होती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब है कि अगर किसी को कैंसर है और आपने इसको कीमोथेरापेटिक ड्रग्स दे दिया तो सेल डेथ ज़्यादा होगा, और जब भी सेल का डेथ ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगी, सिर्फ कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक हो गया, कैल्शियम कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, क्या पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम। ओके, ठीक हो गया। मतलब कैल्शियम के अलावा बाकी सब चीज़ें बढ़ जाएगी। हाइपर कैलीमिया होगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये आपको ऑलमोस्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट हो गया। ओके। इन केस ऑफ कोमॉर्बिड एक्यूट गाउट, फॉर एग्जांपल कोमॉर्बिड है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को सीकेडी है तो आप ना ही कोल्चिसिन ना ही एनसेड इस्तेमाल करनी है, सिर्फ स्टीरॉयड इस्तेमाल करने हैं। और अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो आपने एनसेड और स्टीरॉयड दोनों इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि सिर्फ कोल्चिसिन आपने इस्तेमाल करना है। तो एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट मैंने अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा लाइक और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट का डिजीज़ है, लाइक हार्ट का डिजीज़ है तो उसमें आपने क्या, हार्ट फेलियर है तो आपने सिर्फ स्टीरॉयड वगैरह इस्तेमाल करने हैं, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, लीवर वाले केसेस के अंदर। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉनिक बेड रिडन है, जब भी कोई पेशेंट बेड रिडन हो जाए क्रॉनिक, तो उसमें दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो कोई डीवीटी हो सकता है या प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। ओके, लेकिन हम आगे सिनेरियो को पढ़ लेते हैं। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और पेशेंट शॉक में चला गया, और देखो शॉक में देखो ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके। और इन शॉर्ट इसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, शॉक है। अब ये नहीं पता कौन सा किस तरह का शॉक है, और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने उस ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। तो आप आईवी फ्लूइड्स, क्रिस्टलाइट्स वगैरह चलाओगे। ओके। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक, जो कि बेड रिडन, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो वो फ्लूइड्स नहीं ले रहा, और फ्लूइड्स नहीं ले रहा तो उसमें कौन सा शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। यानी बेड रिडन पेशेंट पे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, और हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्रिस्टलाइट्स आपने चलाने होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर, ये है। बाकी आपने आइनोट्रोप्स दे सकते हैं पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद। अगर अगर ये कोई होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक में आपने क्या देना है, एपिनेफ्रिन देनी है। अगर ये स्पाइनल शॉक होता, न्यूरोजेनिक शॉक होता, तो आपने नोरेपिनेफ्रिन देनी है। अगर ये कोई रीनल शटडाउन होता, रीनल फेलियर होता, तो आपने डोपामिन, डोब्यूटामिन वगैरह देनी होती है। अगर ये सेप्टिक शॉक होता तो आपने उसमें एंटीबायोटिक्स देनी होती है। जो फैट सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ओके, फैट सिक्रेटिंग सेल्स, यानी जो फैट को सिक्रीट करते हैं, लाइक लीवर वगैरह आ जाए, ओके, तो उनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, ऑर्गेनेलीज वाला, अब हम सारे ऑर्गेनेलीज के फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है,
ओके। सॉरी। इसमें ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर प्रोटीन देखने को मिलती है। इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, इस तरह की डायग्राम हमने बनाई थी। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है या लिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी आपको देखने को मिलती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ को रोक लेती है। इसके बाद साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन ने क्या करना है, सेल्स की, जैसे हमारे इधर जो स्केलेटन होता है वो हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता होता है। इसी तरह जो साइटोस्केलेटन होता है इसका भी यही काम होता है हमारी सेल्स के अंदर। इसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ओके। जो इनर लेयर होती है इसमें एंजाइम्स होती है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन करती होती है इनर लेयर के अंदर, ठीक हो गया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी के प्रोडक्शन करता होता है बाय एरोबिक मेटाबॉलिज्म। वैक्यूल्स क्या होते हैं, सिंगल्स होते हैं, सिंगल होते हैं जस्ट लाइक बॉयज। तो और वैक्यूल्स में ऑयल, कार्बोहाइड्रेट या वाटर टॉक्सिन्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन है इनको स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल वगैरह को स्टोर करके बाहर फेंक देना। जो लाइसोसोम्स होते हैं सिंगल ऑर्गेनेलीज होती है, कंटिन्यूस होती है। इनमें प्रोटॉन पंप्स भी होते हैं। प्रोटॉन पंप्स की वजह से इनमें, जब प्रोटॉन पंप्स का मतलब है कि ये प्रोटॉन्स को पंप करेगा जिसकी वजह से पीएच कम हो जाएगी और पीएच कम होने की वजह से एसिड हाइड्रोलाइसिस एक्टिवेट हो जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता होता है, इसमें लिपिड सिंथेसिस वाले एंजाइम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस वाले एंजाइम्स होते हैं। राइबोसोम, वंस अगेन इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है। और राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होती है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। और इसमें दो तरह के सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। ये यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 30S होता है और ओके 50S, वैसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। 40 और 60S आपने रट्टा मार लेना, उन दोनों को मिला के 80S बन जाएगा। न्यूक्लियस डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलाई होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है। इसके अलावा जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं उनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, H2O2 प्रोड्यूस करता होता है। सारे ऑर्गेनेलीज का हमने फंक्शन पढ़ लिया। इसके बाद एक फार्मर है। जब भी फार्मर आ जाए और उसमें कुछ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो आपने जाना है ऑर्गेनोफॉस्फेट में, क्योंकि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं ना, ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड के ऊपर, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखो फार्मर है जो कि अनकॉन्शियस है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, पिन पॉइंट प्यूपिल है और हाइपरसलाइवेशन है। तो उसका मतलब है उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है। जब भी किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है तो उसमें मिमोनिक रट्टा मारना डम्बल्स होता है। ओके। डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म। ओके। ई से एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड CNS, एल से लैक्रिमेशन आ जाएगा। ओके। और स्लाइवेशन आ जाएगा। तो ये डंबल्स वाला आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, ओके, लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देखो पिन पॉइंट प्यूपिल है, मियोसिस वगैरह है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड में आपको देखने को मिलता है तो उसका मिमोनिक मैंने बता दिया डंबल्स होता है, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट की एयर वे को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है। नंबर 2, ऑक्सीजन इनहेलेशन देनी है। फिर आपने सबसे पहले आपने एट्रोपिन देना है, उसकी एट्रोपिनाइजेशन कर देनी है। 0.05 की डोज से आपने चलाना होता है। एट्रोपिनाइजेशन का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और एट्रोपिन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो एट्रोपिनाइजेशन करनी है। एट्रोपिनाइजेशन का मतलब है कि पल्मोनरी सिक्रेशन ड्राई होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए, प्यूपिल्स डायलेटेड होने चाहिए, मतलब पिन पॉइंट नहीं होने चाहिए, एक्सिला भी ड्राई होना चाहिए। ड्राई का मतलब है कि स्वेट की प्रोडक्शन व सिक्रेशन कम होनी चाहिए। जब एट्रोपिनाइजेशन हो जाए फिर जो उसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो पैरालिडॉक्सिम होता है। पैरालिडॉक्सिम क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को रीएक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन कम होगा और सिम्टम इंप्रूव कर जाते हैं। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके। और जो एट्रोपिन होता है वो क्या करता है, मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जबकि पैरालिडॉक्सिम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की एक्टिविटी को रिस्टोर करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव हिज कॉन्शियसनेस लेवल। तो जो कॉन्शियसनेस लेवल जो इंप्रूव करेगी ये वही ड्रग होगी जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर देगी। वो कौन सी होती है, वो पैरालिडॉक्सिम होती है। ठीक हो गया, ऑक्साइम्स होते हैं। और ये कौन सी टाइप के होते हैं ऑक्साइम्स, ये आपके केमिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। क्लियर। इसके बाद है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं
होते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एपिलेप्सी में इस्तेमाल नहीं होते, क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन में इस्तेमाल होते हैं, मेजर डिप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। जो टीसीए होते हैं वो डिक्रीजेज दैट, यानी टीसीए का एक साइड इफेक्ट है कि सीजर्स करवा देते हैं, दैट इज वाई एपिलेप्सी में इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसके अलावा ये जो टीसीए है ना, ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, अब जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिप्टालीन, क्लोमीप्रामीन, इमीप्रामीन होती है, और इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? पहला साइड इफेक्ट है ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवा देते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवा देते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरा, इनके पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है जिसकी वजह से ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, सीडेशन वगैरह करा देते होते हैं। क्लियर। और इसके अलावा ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी करा देते हैं, टॉर्सिटीज, टी पॉइंटिस करवा देते हैं। विच ड्रग इंक्रीजेस स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो, हार्ट रेट एंड विजो कंस्ट्रक्शन इन द स्किन। देखो स्केलेटल मसल का ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो कौन सा रिसेप्टर चाहिए? मुझे बीटा 2 चाहिए। ओके। हार्ट रेट को बढ़ाना है तो मुझे बीटा 1 रिसेप्टर चाहिए, और विजो कंस्ट्रक्शन करानी है स्किन में तो मुझे अल्फा 1 रिसेप्टर चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो वो कौन सी ड्रग है जो अल्फा को भी अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करती है, बीटा 1 को भी करती है, बीटा 2 को भी करती है? तो वो एपिनेफ्रिन होती है। क्लियर, सही हो गया। जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 को स्टिमुलेट करती है, बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करती होती। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इन सब के वो लिखे हुए हैं। अब देखो एपिनेफ्रिन है बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। एपिनेफ्रिन है अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एपिनेफ्रिन है बीटा 1 रिसेप्टर जो कार्डिक मसल पे पड़े होते हैं उसको स्टिमुलेट करना है, ये तो ऐसे नोट पे था हार्ट रेट वाला। अब बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है तो वेंट्रिकल का कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती होती है। क्लियर। पल्मोनरी वास्कुलर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखो इसके बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए काम करना है, और जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं रटा मार लो डायलेशन कराते होते हैं तो ये ब्रोंको डायलेशन करवा देगा। ओके। और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ओके, अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू काम हो जाएगा। जो नोरेपिनेफ्रिन होती है, नोरेपिनेफ्रिन के पास सारे एक्शन होती है एपिनेफ्रिन के वाले, लेकिन रट्टा मार लेना नोरेपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती। वंस अगेन हार्ट रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा यूजुअली। मीन आर्टिकल प्रेशर, ऐसे इसने लिखा हुआ हार्ट रेट कम भी हो सकता है। वो कम कैसे हो सकता है? अगर डायरेक्टली काम करेगी बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए काम करेगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा, और बैरो रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो नोरेपिनेफ्रिन की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, हार्ट रेट कम भी हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, लेकिन प्रीडोमिनेटली हार्ट रेट ज़्यादा होता है। मीन आर्टिकुलर प्रेशर के बारे में बात करें अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए ज़्यादा हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करें वंस अगेन ये भी हार्ट रेट जैसी है। अगर बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए काम करेगा कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए काम करेगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट रिफ्लेक्स के तौर पर काम हो जाएगी। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती होती है। क्लियर। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस इसका इफेक्ट होता है पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर। ब्रोंको डायलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, डेट मीन्स बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट ही नहीं करती होती, और रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देगी अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए। अब जो डोपामीन होती है, ओके, अब डोपामीन के एक्शन वगैरह देख लेते हैं। डोपामीन ने भी क्या करना है? हार्ट रेट को बढ़ा देना है बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए। मीन आर्टिकुलर प्रेशर को भी बढ़ा देना है। ओके, कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ा देना है। क्लियर। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देना है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर वाला एक्शन नहीं होता। ओके, तो ये काम नहीं कर पाती होती ये वाले। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना कि डोपामीन क्या करती है? डोपामीन का एक ही फंक्शन है डोपामीन का सबसे बड़ा, कि रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। तो जब भी अगर किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा तो आपने उसको बढ़ाने के लिए डोपामीन देना होता है। क्लियर। और जो डोब्यूटामीन है वो भी बिल्कुल वही काम करती है जो नोरेपिनेफ्रिन वाला काम करती है, बस रट्टा मार लेना ये पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देती है। ओके, क्लियर। बस डोब्यूटामीन कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देती है अच्छे से, डोपामीन भी कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देती है। दैट इज़ वाई हम कार्डियोजेनिक शॉक में डोब्यूटामीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ड्रग है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्सर और हेमरेज को भी रोक देती है? ओके, तो आपने ऐसी ड्रग देनी है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए भी होती है फ़ायदेमंद और ब्लीडिंग को भी रोक देती है, तो वो ड्रग होती है PGE1 एनालॉग। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है ना, ये अल्सर को प्रिवेंट करती है और म्यूकोजल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा? माइजोप्रोस्टोल। जो माइजोप्रोस्टोल होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होती है। ओके जी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा जो माइजोप्रोस्टोल होती है लेबर को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। माइजोप्रोस्टोल पोस्टमार्टम हैमरेज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। माइजोप्रोस्टोल
उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम और कहाँ इस्तेमाल कर सकते थे, लाइक मिस कैरेज वाला, अबॉर्शन वाला में इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 मंथ ओल्ड चाइल्ड है विद अ वॉमिटिंग, ओके, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, इमरजेंसी में आया है, और रेड करंट जेली स्टूल है। बच्चों में खासतौर पर 2 महीनों से लेकर 2 साल वाले बच्चों में जब भी कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई सिनेरियो आ गया कि वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है और रेड करंट जेली स्टूल है, तो आपने जाना है इंटोससेप्शन के अंदर। इंटोससेप्शन और मैकस डायवर्टिकुलम ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो इंटोससेप्शन को पढ़ लेते हैं। इंटोससेप्शन एक वो कंडीशन है जिसमें जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है, टीलोस्कोपिंग कर जाता है। फॉर एग्जांपल एक ये पार्ट है तो ये पार्ट किसी दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाएगा। ओके, टीलोस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट इनटू अनदर पार्ट मोस्ट कॉमन इलियोकोलिक होता है, 2 महीनों से लेकर 5 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता है। इलियोकोलिक होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता होता है। क्लियर, सही हो गया। तो जब भी कोई पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर हो और रेड करंट जेली स्टूल हो तो आपने इंटोससेप्शन में जाना होता है। इंटोससेप्शन के अंदर अगर मैं एक्सरे कराता हूँ तो एक्सरे के अंदर क्या मिलेगा, टारगेट साइन मिलेगा। अल्ट्रासाउंड करा लूंगा, टारगेट क्या मिलेगा, इसका साइन देखने को मिलेगा। बेरियम अनीमा करा लूंगा तो मुझे क्लास साइन देखने को मिलेगा। क्लास साइन कैसे होता है, क्लास साइन ऐसे होता है, बड़ा अजीब सा मैंने बनाया क्लास साइन। ओके, ठीक हो गया। और सीटी स्कैन के अंदर सॉसेज शेप मैस मिलेगा। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इंटरसेप्शन के अंदर जो आपका बेरियम अनीमा या जो एयर अनीमा होता है ये डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरापेटिक भी होता है। यानी जो बेरियम अनीमा या एयर अनीमा, इससे आप डायग्नोस भी करोगे और इससे आप हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन वगैरह भी कर लोगे आप। क्लियर, ठीक हो गया। ये आपका आ जाएगा मेन ट्रीटमेंट। इसके बाद मैकल्स डायवर्टिकुलम है। मैकल्स डायवर्टिकुलम को आई थिंक लास्ट में भी हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके थे। मैकल्स डायवर्टिकुलम ये वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट उसका रेमिनेंट होता है, उसका प्रोक्सिमल पार्ट का रेमिनेंट होता है वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट, जिसको हम ओके वाइटिलिन डक्ट भी कहते होते हैं। ये ब्लाइंड पाउच होता है, एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर से आता है। इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है। डैट मीन्स के 2% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, 2 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलता है। 2 फीट प्रोक्सिमल होता है टू द इलियोसिकल जंक्शन और 2 इंचेस लॉन्ग होता है। और इसमें 2 टाइप की एक्टोपिक टिश्यू होती है, गैस्ट्रिक टिश्यू और पेनक्रियाटिक टिश्यू। ज़्यादातर गैस्ट्रिक टिश्यू होता है जो कि एसिड की प्रोडक्शन करेगा और एसिड की प्रोडक्शन की वजह से ब्लीडिंग होगी। इसका जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन होता है, जिसको मैकल स्कैन भी कहते हैं। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मैकल्स डायवर्टिकुलेक्टमी होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो मैकल्स डायवर्टिकुलम में क्या होता है, बच्चों में ब्लीडिंग करवाता है और अडल्ट में ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। ओके, बच्चों में ब्लीडिंग और इंटोससेप्शन करा सकता है। और इसमें जो स्टूल्स होती है वो कैसे होते हैं, रेड कुरेंट जाली स्टूल तो पड़ा था इंटोससेप्शन के अंदर, इसमें आपको ब्रिस्क हैमरेज आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अडल्ट में ये ऑब्स्ट्रक्शन और डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह करा सकता होता है। वाई गाल स्टोन आर कॉमन इन क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज में गाल स्टोन क्यों ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, तो इसका मेन आंसर है रिजॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड इनटू द आइलियम। ओके, तो क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है, बाइल एसिड की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो रिलेटिवली कम हो जाती है, आइलिया में कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। होता क्या है, होता ये है कि जो क्रॉन्स डिजीज़ है वो किसको अफेक्ट करता है, आइलियम को अफेक्ट करता है। जब आइलियम को अफेक्ट करेगा तो आइलियम किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जब वो बाइल साल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक हो गया, तो जो बाइल साल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो बाइल साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो बाइल साल्ट कोलोन में जाएंगे, वहाँ पे बिलिरुबिन से मिक्स हो जाएंगे। ओके, रीअब्जॉर्ब्ड एज बिलिरुबिन, और वहाँ से रीअब्जॉर्ब होने के बाद बिलिरुबिन लीवर में चला जाएगा और आप लीवर के पास एक्स्ट्रा बिलिरुबिन है। बस एक बात रट्टा मार लो कि जो बाइल साल्ट होते हैं वो वापस लीवर के पास नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो इसको सॉल्युबलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है आपको गाल स्टोन काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलते होते हैं। और जब बाइल साल्ट्स हम आइलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो लीवर के यानी लीवर में बाइल साल्ट्स कम हो गया तो लीवर क्या करना शुरू कर देगा, लीवर न्यू फॉर्मेशन शुरू कर देगा। ओके, ठीक हो गया। तो जो न्यू बाइल होगा उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, जिसमें गाल स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ में वेट लॉस होता है, उसकी वजह से भी गाल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर, दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया कि बाइल साल्ट जब नहीं होगी ना तो लीवर ज़्यादा यूज़ करेगा कोलेस्ट्रॉल को आगे कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ठीक हो गया। तो ज़्यादा बाइल बनेगा, ज़्यादा बाइल का मतलब है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ज़्यादा वो गाल स्टोन। बस ये रीज़न आप रट्टा मार लो कि बाइल साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है आइलिया में, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर न्यू बाइल की फॉर्मेशन बढ़ा देगा और कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो कैल्शियम होता है वो किससे अटैच होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होता है। ट्रोपोनिन रट्टा मार लेना, फिजियोलॉजी में मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है और मेडिसिन के अंदर हमने इनको एमआई में डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया। ओके, तो ये आपने पढ़ लेना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, मायोफिलामेंट होता है। अब मायोफिलामेंट में प्रोटीन्स होती है, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, एक्टिन और मायोसिन होती है। ओके, जो एक्टिन प्रोटीन होती है इसमें आपको एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन होता है। जो मायोसिन होती है मालिकुलर मोटर वाला काम करती होती है।
क्लियर। और जो यहाँ पे दो तरह के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होते हैं वो एटीपी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या, इनके पास मायोसिन हेड भी होता है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल में मायोफिलामेंट्स होते हैं, और जो मायोफिलामेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। इन मायोफिलामेंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो क्या बनेगा, मायोफिब्रिल्स बनेगा। ओके, ठीक हो गया। और मायोफिब्रिल्स को अगर मैं मिला दूँ तो क्या बनेगा, मसल के फाइबर बनेंगे। और मसल के फाइबर बना दूँ तो मसल के फैसिकल्स बन जाएंगे। और मसल के फैसिकल्स मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, मसल बन जाएगा। और वो मसल क्या करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन की एंडिंग में जाएगा। यानी सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा, न्यूरॉन की एंडिंग पे पहुंचेगा। सपोज ये न्यूरॉन का एंडिंग है और ये मसल है, ये मसल है और ये न्यूरॉन है। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से क्या रिलीज हो गए, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गए। एसिटाइलकोलिन ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करेंगे। फिर एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रैवल कर जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करेगा, वो कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। जब ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे तो उसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग साइट्स है एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज हो जाएगी। जब बाइंडिंग साइट्स एक्टिन पे एक्सपोज हो जाएगी तो मायोसिन के जो हेड होते हैं वो एक्टिन से कंबाइन करेंगे, क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे, एटीपी को यूज़ करेंगे। और जो क्रॉस ब्रिजेस है ओके वो एक्टिन फिलामेंट्स को पुल कर लेंगे और सेल शॉर्ट हो जाएगा। फिर आपको एटीपी चाहिए दोबारा से वंस अगेन इन क्रॉस ब्रिजेस को छोड़ने के लिए। दैट इज वाई अगर एटीपी नहीं होगा मौत के बाद तो क्या हो जाएगा, मसल रिजिड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बड़ा फजूल से चीज़ एक्सप्लेन की है। मेरे पास कोई पेन भी नहीं है लिखने वाला, जिसकी वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा इसके ऊपर, तो उसको छोड़ देते हैं। बल्कि ओके, ऑलमोस्ट मैंने पूरा मैकेनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है S1 होती है, आपको पहले एक्सप्लेन किया था। जो S1 और S2 होती है हमेशा आइसोवोल्यूमिक फेज में होती है। S1 और S2 के दरमियान में सिस्टली होता है ना, दैट इज़ वाई आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में S1 प्रोड्यूस होगी और आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में S2 प्रोड्यूस होगी। इसके बाद जो क्यूबाइडल सेल्स होती है, क्यूबाइडल सेल कैसे होते हैं, सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस तरह की क्यूबाइडल सेल होते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो ये क्यूबाइडल सेल्स होती है। क्यूबाइडल सेल्स में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं एपिथेलियम के बारे में और यहाँ पे सेल्स के बारे में। ओके, ठीक हो गया। तो जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम डिफरेंट टाइप की हो सकती है, सेल्स डिपेंडिंग अपॉन सेल्स। अगर एक लेयर है तो उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम, और अगर मल्टीपल लेयर्स है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो ये तो आपको बता दिया, अगर एक लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, और अगर मल्टीपल लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक हो गया। अगर कलमनर एपिथेलियम है तो उसका काउंटर पार्ट क्या होगा, यानी कलमनर एपिथेलियम दो तरह की हो सकती है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल भी दो तरह की हो सकती है, सिंपल क्यूबाइडल या स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, मतलब बहुत सारे लेयर्स है। स्क्वेमस भी दो तरह की हो सकती है, सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सिंपल स्क्वेमस होती है ओके, ये सिंपल स्क्वेमस फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलते हैं सिंपल स्क्वेमस के अंदर। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको एल्विलाई में देखने को मिलती है। जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है वो वेसल्स की हो या हार्ट की लाइनिंग हो, लिम्फेटिक वेसल्स की हो, यानी ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग और एल्विलाई के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और ये क्या करती होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये मटेरियल को एक्सचेंज करती है थ्रू द डिफ्यूजन। क्लियर। इसके बाद है सिंपल क्यूबाइडल, इसमें आपको जो भी कोई डक्ट ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, उनकी डक्ट्स में देखने को मिलती है। और इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन को रीअब्जॉर्ब करना। ठीक हो गया। इसके बाद सिंपल कलमनर एपिथेलियम होती है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सेल्स होते हैं और स्मूथ सेल्स होते हैं। क्लियर। और ये जो सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, जहाँ पे भी सिक्रेशन होती है वहाँ पे सिंपल कलमनर, वैसे सिक्रेशन में तो क्यूबाइडल भी होती है। तो सिलिएटेड कहाँ पे होती है, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाई में, यूट्राइन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, वहाँ पे सिलिएटेड होती है। इसके अलावा जीआईटी की पूरी लाइनिंग में, स्टोमक, इंटेस्टाइन, कोलोन, इनके अंदर देखने को मिलती है। जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो म्यूकस को मूव करते हैं, और जो स्मूथ मसल सेल स्मूथ होते हैं वो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। इसके बाद सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ये आपको ट्रैकिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपको जीआईटी में, अपर जीआईटी में देखने को मिलती है। अपर जीआईटी में यानी ओरल कैविटी आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, ओरल कैविटी आ जाएगा, माउथ, विजाइना, इनमें देखने को मिलती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आपके यूरिनरी सिस्टम में होती है, लाइक यूरेटर, ब्लेडर, यूरिथ्रा वगैरह में देखने को मिलती है। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलती है, स्लेवरी ग्लैंड में देखने को मिलती है और मेमोरी ग्लैंड में देखने को मिलती है, जहाँ पे ग्लैंडुलर सिक्रेशन है। ठीक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट सारा एपिथेलियम वाला हिस्टोलॉजी वाला एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है कि सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स होता है। थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब होता है TD50/ED50, इसकी रेशो को बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स वगैरह बोलते हैं। और थेरापेटिक इंडेक्स कहाँ से आता है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से आता है। अब मैंने इसको प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद जो इनडायरेक्ट इम्यूनिटी होती है ऑफ द होल कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर 2/3 की अगर इम्यूनाइजेशन हो जाए तो जो रिमेनिंग 1/3 इंजॉय करती है इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक हो गया, ओके, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इम्यूनिटी की टाइप है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड होती है। अब जो एक्वायर्ड होती है, ओके, वो दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है, एंटीजन हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करता है, सेंसिटाइज करता है इम्यून सिस्टम को। और पैसिव के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज वाला ले सकते हैं। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज हम कैसे ले सकते हैं, नेचुरल ले सकते हैं और आर्टिफिशियल। यानी एक्टिव का मतलब है वैक्सीनेशन और पैसिव का मतलब है बनी बनाई एंटीबॉडीज लेना। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रही है, नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल में फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है एंटीबॉडीज में, या कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज होती है, वो नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आती है। और जो आर्टिफिशियल पैसिव होती है, उसमें आप एंटीसीरम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ओके, ये भी दो तरह की होती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल होती है। ओके, अब जो नेचुरल होती है, नेचुरल फॉर एग्जांपल है कि कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है, तो ये नेचुरल एक्टिव है। और आर्टिफिशियल एक्टिव में आपकी वैक्सीनेशन वगैरह इम्यूनाइजेशन आ जाती होती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी में ये होता है कि अगर हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल की इम्यूनाइजेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में 2/3 इंडिविजुअल है, उनकी इम्यूनाइजेशन हो जाए, तो जो रिमेनिंग 1/3 है उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल अगर पोलियो के केस में अगर हम 2/3 की इम्यूनाइजेशन कर दे, तो जो 1/3 है उनकी भी इम्यूनाइजेशन हो जाती है, उनका भी प्रोटेक्शन हो जाती है थ्रू द फीकल ओरल रूट, क्योंकि जो वैक्सीन है ना, वो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट हो जाती है। अगर 2/3 की होगी तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 1/3 की भी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ओके, कॉमन साइट ऑफ जिस्ट, जिस्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। जिस्ट और लिम्फोमा दोनों स्टोमक में आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर। ठीक हो गया। जो जिस्ट है ये आपके मेसेनकाइमल ट्यूमर होते हैं, स्मूथ मसल सेल से निकलते हैं, जो आपका जीआईटी का पेस मेकर होता है। रट्टा मार लेना, हमारी बॉडी में पेस मेकर 3 जगह पे होता है, एक हार्ट में होता है, एक जीआईटी में होता है और दूसरा आपका ब्रेन में होता है। ओके, हार्ट में इसको एस नोड कहते हैं, जीआईटी में इसको इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजाल कहते हैं, और ब्रेन में जो मेडुला में होता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं अजीब सा नाम है इसका, बोरेंजर, पता नहीं इस तरह का कोई न्यूक्लियस होता है, क्लियर। अब जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजाल होते हैं इसमें सी किट होता है, ओके, और ये स्टमक में ज़्यादा ट्यूमर होते हैं। और ये एक्टिन, डेस्मिन, सी किट, डोग1 इन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं। कौन सा हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हाईएस्ट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है। देखो, ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए सर्वाइव कर सकते हो, ओके, लेकिन अगर थायराइड हार्मोन अगर कम हो गया तो फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। ठीक हो गया, ओके। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो बंदे को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा छोटा कद का हो जाएगा, डवार्फिज्म हो जाएगा। प्रोलैक्टिन अगर इनहिबिट हो गया इतना खास कुछ भी नहीं होगा। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, लाइक डायबिटीज़ का बंदा सर्वाइव कर जाता होता है, लेकिन थायराइड वाला वो सर्वाइव नहीं कर सकता होता। और इसकी जो सीवियर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मिक्सोडीमा कोमा। हाइपोथायराइडिज्म की जो लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म होती है जिसमें कोमा होता है, एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर्स, ये चीज़ें देखने को मिलती होती है, तो ये मिक्सोडीमा कोमा में देखने को मिलता है, क्लियर। इसके बाद है पेशेंट है जिसका राइट स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ है, राइट स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ है, ओके, और इसको चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया है, पल्स रेगुलर है और बीपी भी कम हो गया है, क्लियर। तो उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ओके, जब भी कोई पेशेंट को ट्रॉमा है, ओके, तो सबसे पहले आपने इसके एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मेंटेन ABCDE, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी, और क्या होगा, ई से एक्सपोजर। तो जो राइट स्कैपुला का फ्रैक्चर है और राइट साइड के चेस्ट वगैरह में भी पेन होना शुरू हो गया, सबसे पहले क्या करोगे आप, आपने ट्रैकिया की पोजीशन देखनी होती है। ठीक हो गया, क्लियर। जब भी ट्रॉमा होता है, खासतौर पर स्कैपुला का फ्रैक्चर है, तो स्कैपुला के फ्रैक्चर की वजह से टेंशन नीमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया। बाकी सब चीज़ें वगैरह हो सकती है, तो आपने सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर को आपने मैनेज करना है। और जब भी टेंशन नीमोथोरेक्स होगा, ट्रैकिया क्या करेगा, ऑपोजिट साइड पर डेविएट कर जाएगा। लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, ये लंग्स नहीं बल्कि प्लूरा में लंग्स होती है, तो लंग्स कैसे नजर आ रहे होंगे आपको,
हाइपर इन्फ्लेटेड हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आपको देखने को मिलेगा, ट्रकिया डिविएट होगा ऑपोजिट साइड पर, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आपको देखने को मिलेगा, टेकिपनिया टेकिकार्डिया डिस्निया वगैरह देखने को मिलेगा। और टेंशन हीमोथोरेसिस सर्जिकल इमरजेंसी होती है। मतलब ये होता है कि एयर प्लूरल कैविटी में एंटर तो हो जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती, वन वे वाल्व की तरह काम करती है। और जब एयर प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है तो आपकी जो लंग्स है और जो मीडियम है उनको अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर जाती है। ओके, मोस्ट कॉमन इज ट्रोमा, खासतौर पर यहाँ पे पेनिट्रेटिंग ट्रोमा या स्कैपुला का फ्रैक्चर हो गया या एम्फिसीमेटस बुल्ले का फ्रैक्चर हो गया। अब जो आपका टेंशन हीमोथोरेक्स होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, डिस्निया टेकिकार्डिया टेकिपनिया चेस्ट पेन सेंट्रल साइनोसिस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, चेस्ट की बल्जिंग होती है, ट्रैकियो अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, हाइपर रेजोनेंट परकशन आउट हो जाता है। अब इसका जो इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी में सबसे पहले आपने क्या करना है, नीडल थोरैकोसेंटेसिस यानी आपने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल डिकम्प्रेशन करनी है। और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा, डेफिनेटिव क्या होगा, डेफिनेटिव है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने क्या करना है, आपने चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है जिसको थोरैकोस्टमी भी कहते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, एक्यूट टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट, कि अचानक ही किसी बंदे को कन्फ्यूजन हो गया है, पहले इसकी कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी ऊपर था, अब कम हो गया, फिर दोबारा ज़्यादा हो गया, तो एक्यूट टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट उसको डिलीरियम कहते हैं। और डिलीरियम टीनेजर स्ट्रेस वगैरह में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, एक्यूट डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड जिसकी वजह से रेस्टलेस, इल्यूजन, इनकोहेरेंस आपको देखने को मिलती है। कॉजेस में ओल्ड एज, ड्रग, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, साइकेट्रिक इशू, इनके वजह से आपको डिलीरियम देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, डिस्फेजिया है फॉर अ ईयर। 30 ईयर ओल्ड फीमेल है और सिम्टम वर्स होना शुरू हो गया है, कोई वेट लॉस, कोई हेमाटोमेसिस नहीं है और कोई पास्ट हिस्ट्री भी नहीं है। तो 30 और फीमेल में जो डिस्फेजिया है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो और सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए दोनों हो, कोई वेट लॉस, हेमाटोमेसिस इस तरह के फीचर ना हो, तो कैंसर तो हो नहीं सकता। तो ये एक्लेजिया कार्डिया होता है। एक्लेजिया कार्डिया इसोफेगस की मोटिलिटी का डिसऑर्डर होता है, इडियोपैथिक होता है। इसमें जो आपका माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है उसकी डीजनरेशन देखने को मिलती है। 90% केसेस में इडियोपैथिक होता है, बाकी 10% केसेस में ये शगास डिजीज जो कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई की वजह से होता है, लिम्फोमा की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर, इसमें जो डिस्फेजिया होता है प्रोग्रेसिव होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि एक्लेजिया कार्डिया और कैंसर में क्या फ़र्क होता है, एक्लेजिया कार्डिया और कैंसर में क्या फ़र्क है। जो एक्लेजिया कार्डिया होता है इसमें जो डिस्फेजिया होता है सॉलिड्स और लिक्विड दोनों के लिए होता है, प्रोग्रेसिव होता है। कैंसर में जो डिस्फेजिया होता है वो सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है। एक्लेजिया कार्डिया में जो डिस्फेजिया होता है वो लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है। कैंसर में जो एज होती है 50 साल से ऊपर होती है, एक्लेजिया कार्डिया में 50 साल से नीचे होती है। कैंसर में वेट लॉस होता है, एक्लेजिया कार्डिया में भी वेट लॉस हो सकता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती होती है। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है एक्लेजिया कार्डिया की, वो मैनोमेट्री होती है जिसमें एलईएस लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेडिकल में नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंडोस्कोपिक में पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, बोटुलिनम टॉक्सिन या न्यूमैटिक डायलिटेशन है। और सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, हेलर्स मायोटोमी करते हैं। क्लियर, इसके बाद प्लमर विंसन सिंड्रोम है। प्लमर विंसन सिंड्रोम का एक ट्राइएड होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोसाइटस और इसोफेजियल वेब। ओके, ठीक हो गया, ये आपको ट्राइएड देखने को मिलता है। उसके बाद है इसोफेजियल कैंसर। इसोफेजियल कैंसर के दो टाइप्स होती है, स्क्वेमस सेल और जो एडिनोकार्सिनोमा होता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ये आपको अपर 2/3 ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलता है, एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है, एडिनो रिलेटिवली कम कॉमन होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, स्मोकिंग, प्लमर विंसन सिंड्रोम एक्लेजिया कार्डिया की वजह से होता है। एडिनोकार्सिनोमा गर्ड की वजह से, बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है। बाकी प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, सॉलिड्स टू लिक्विड्स आपको देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है, हेमाटोमेसिस होता है। सबसे पहले आप बेरियम स्वैलो करा लोगे। और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस, डायग्नोसिस के लिए आपने क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए आपने अपर जीआई एंडोस्कोपी और बायोप्सी लेनी है। और स्टेजिंग के लिए आपने सीटी, कॉन्ट्रास्ट और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन करनी होती है। उसका जो सर्वाइवल रेट है काफ़ी कम होता है, 5 से लेकर 20% तक होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको डिस्फेजिया है, हेमाटोमेसिस और वेट लॉस है। ओके, डिस्फेजिया है, ओके, वेट लॉस भी और हेमाटोमेसिस। अभी हमने पढ़ा, ये तीनों चीज़ आपको इसोफेजियल कैंसर में देखने को मिलती है, जिसके लिए आपने डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, अपर जीआई एंडोस्कोपी वगैरह आपने करनी होती है। क्लियर, इसकी बात है वाई इज डाइजॉक्सिन गिवन फॉर फास्ट एट्रियल फिब्रिलेशन, टेल इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो डाइजॉक्सिन होती है ना, ये आपको सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है। सपोज ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, लाइक ये एक सेल मैंने बना दिया, बड़ा फजूल डायग्राम है मेरी। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर करता है, ठीक हो गया। लेकिन जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिट हो जाएगा, लाइक इनहिबिट हो गया,
जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा बल्कि वो अंदर आने की कोशिश करेगा। जब अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम है जो अंदर वाला था वो बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ज़्यादा होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तो एक तो ये डाइजोक्सिन इसलिए इस्तेमाल होती है। तो ये पूरा डाइजोक्सिन का मैंने मैकेनिज्म बताया, ये हार्ट फेलियर के हिसाब से है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसे काम करती है ये तो था मैंने कार्डिक मसल के पर बताया। लेकिन एसए नोट पर, सॉरी एवी नोट पे क्या करती है, ये एवी नोट पर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन कर देती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एवी नोट को क्या करता है, सपोज ये एवी नोट है जो कि एसए नोट से एक्शन पोटेंशियल को लेके जाता है वेंट्रिकल के पास। और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, इसमें एट्रिया के अंदर क्या होता है, एट्रिया का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हम ये नहीं चाहते कि एट्रिया का रिदम वेंट्रिकल के पास जाए, तो हम क्या कर देंगे, एवी नोड को इनहिबिट कर देंगे। इन शॉर्ट जो डाइजोक्सिन होता है वो एवी नोड को इनहिबिट कर देता है। बाकी डाइजोक्सिन का सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देता है, इंट्रासेलुलर सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा एस नोट और एवी नोट में क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देता होता है। दैट इज़ वाई डाइजोक्सिन क्या करते हैं, डाइजोक्सिन को हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइजोक्सिन को हम एट्रियल फिब्रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और री एंट्री एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में या एट्रियल फिब्रिलेशन में या एट्रियल फ्लटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कभी इस्तेमाल नहीं करना, और डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो तब भी आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। क्लियर। और जो कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ो, साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके डाइजोक्सिन के, तो डाइजोक्सिन के क्या होंगे, जीआईटी पे नोजिया वॉमिटिंग डायरिया होगा, सीएनएस पे हैलोसिनेशन सीजर हो जाएगा, आइस पर फोटोप्सिया हो जाएगा, ब्लड वीएन हो जाएगा, और हार्ट पे इरिथमियास हो जाएगा, बाई जेमिनी वगैरह देखने को मिलता होता है। वट आर द ईसीजी फाइंडिंग जो कि आपको डाइजोक्सिन में टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लाइक अगर ये ईसीजी है, ये मेरे पास ये एक आर वेव है और ये आर वेव है, इनके दरमियान में मैं बॉक्स गिनता हूँ, 1 2 3 4, और हार्ट रेट कैलकुलेट करता हूँ, और ये थोड़ा सा पांचवा भी आ रहा है, तो हार्ट रेट क्या हो गया, 60 से कम हो गया, तो पहला तो ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है। दूसरा ये पैरोक्सिजिमल एट्रियल टैकीकार्डिया कराती है। नंबर 3 हाइपरकलीमिया करवाती है, और हाइपरकलीमिया में टाल टेंटेड टी वेव होती है। ओके, ठीक हो गया। और रिवर्स टिक्स साइन ये भी आपको देखने को मिलता होता है। और जब भी डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो आपने एंटीबॉडी देनी है जिसको बोलते हैं डिजी बाइंड। और जो डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी है वो कैसे बढ़ती है, डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी देखो ना, डाइजोक्सिन अगर पोटेशियम के लेवल क्या हो, पोटेशियम के लेवल कम हो, हाइपोकलीमिया हो, तो हाइपोकलीमिया की वजह से क्या होता है, डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर। और मतलब अगर पोटेशियम है, ओके, यानी अगर हाइपोकलीमिया हो तो डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ओके, क्लियर। तो इस वजह से आपने उसको मैनेज करना है, डीजी बाइंड आपने देनी है, और पेस मेकर वगैरह इस्तेमाल कर सकती होती है। इसके बाद 17 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको सिकल सेल एनीमिया और सेप्टिक आर्थराइटिस है। ओके, और जब ग्राम स्टेनिंग की गई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, तो रट्टा मार लेना कि जब भी कोई सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट है तो उसमें साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं, और वो साल्मोनेला टाइफी सेप्टिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा देता है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर सप्लीनेक्टमी हो जाती है, और सप्लीनेक्टमी की वजह से निजेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके इन्फेक्शन भी बढ़ जाते होते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस को हम इन्फेक्टिव आर्थराइटिस भी कहते होते हैं, लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, फीवर स्वेलिंग पेन पस वगैरह कराती है। डायग्नोसिस के लिए आपने एक्सरे कराना होता है और आपने साइनोवियल फ्लूइड की एस्पायरेशन करानी होती है जिसमें क्रिस्टल्स नहीं होंगे और WBC 50,000 से ज़्यादा के होंगे। अब साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस बताया हुआ है, रट्टा मार लेना कि जो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसमें WBC 2000 से कम के होंगे, और ना ही कोई क्रिस्टल्स होंगे, ना ही कोई पोलराइजेशन होगी। अगर कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो इन्फ्लेमेटरी के अंदर क्या होते हैं, जो 2000 से लेकर 50,000 के दरम्यान में WBC होते हैं, वो भी क्रिस्टल्स की वजह से। अगर गाउट वाला होगा तो गाउट में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि नीडल शेप होते हैं, नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट होते हैं। और अगर सूटो गाउट है तो इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं रोम्बॉइड शेप होते हैं, पॉजिटिवली बायरफ्रिंजेंट होते हैं। और अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है तो इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होगा बल्कि WBC 50,000 से ज़्यादा की होंगे, और नेगेटिव स्टेनिंग आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब है या तो गोनोरिया हो सकता है या फिर लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफी वगैरह हो सकता है।
क्लियर। अब अगर इसका ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, ओके ठीक है। अगर न्यू नेट्स है और इन्फेंट है तो उसमें स्टाफिलोकोकस का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है, इसके लिए आपने एम्पीसिलिन साल्बेक्टम इस्तेमाल करना है। सेप्टिक आर्थराइटिस यानी सेप्टिक आर्थराइटिस ना, ओके, न्यू नेट्स में, बच्चों में और अडल्ट में स्टाफिलोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलता है, तो इसके लिए आपने एम्पीसिलिन या फ्लूक्लोक्सासिन इस्तेमाल करनी है। बच्चे अगर 5 साल से नीचे के हैं तो वन सेकेंड स्टाफिलोकोकस ओरियस है तो आपने फ्लूक्लोक्सासिन इस्तेमाल करनी है, और अगर बड़े बच्चे हैं उसमें भी स्टाफिलोकोकस ओरियस आ सकता है तो आपने एम्पीसिलिन साल्बेक्टम फ्लूक्लोक्सासिन है। अगर फुट को इन्वॉल्व कर रहा है तो सूडोमोनास हो सकता है डायबिटीज़ वालों में, तो आपने नेफिसिलिन, मेथिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड देनी है। आईवी ड्रग यूजर में स्टाफिलोकोकस ओरियस है तो वन सेकेंड आपने एम्पीसिलिन साल्बेक्टम और फ्लूक्लोक्सासिन देनी है। सिकल सेल एनीमिया में साल्मोनेला वाला होता है तो सेफ्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है। और गोनोरिया की वजह से है सेक्सुअली एक्टिव वाले में, तो उसमें आपने क्या देनी है, गोनोरिया के लिए सेफ्ट्रैक्सोन आपने देनी होती है। वन सेकेंड, ओके। सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या है, जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेशन वगैरह होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डायग्नोस्टिक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आरएफ पॉजिटिविटी और एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड होती है। वैसे सब चीज़ें देखने को मिलती है, ईएसआर सीआरपी भी होता है, एक्सरे में जॉइंट की इरोजन डिफॉर्मिटीज लाइक स्वान लाइक डिफॉर्मिटी, बोटोनियर डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी, सीरोलॉजी होती है। रूमेटॉइड फैक्टर आरएफ पॉजिटिव होता है। अभी आरएफ होता क्या है, आरएफ ये एक आईजीएम होती है जो कि आईजीजी के एफसी पोर्शन के अगेंस्ट होती है, और एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड या स्पेसिफिक होती है। क्लियर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मल्टी सिस्टमिक होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, ऑटोइम्यून होता है, एचएलए डीआर4 की वजह से होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, पोली आर्थराइटिस करवाता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 30 से लेकर 40 साल वाली फीमेल में। ऑटोइम्यून डिजीज होता है, टी लिम्फोसाइट्स को इन्वॉल्व करता है, ओके, यानी एड्स वाली पेशेंट में रिलेटिवली कम होगा, एचएलए डीआर4 की वजह से होता है। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, पोली आर्थराइटिस होता है, डेट मीन्स 4 से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है 30 मिनट से ज़्यादा की फॉर 6 वीक है, और ये एक्टिविटी करने से ठीक हो जाती है। रट्टा मार लेना कि ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है फॉर 6 वीक, लेकिन डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता। स्वेलिंग पोली आर्थराइटिस होती है, सिमेट्रिकल होती है, जॉइंट की इरोजन होती है, ये इरोजिव आर्थराइटिस होता है। जो एसएलई होता है नॉन इरोजिव आर्थराइटिस होता है। सीरोलॉजी में स्क्रीनिंग के लिए रूमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी और स्पेसिफिसिटी के लिए एंटी सीसीपी, क्लियर, और सीआरपी ईएसआर वगैरह करा सकते होते हैं। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल आइस पे क्या करवा देगा, आइस पे स्क्लेरोमलेशिया, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस करवा देता है, और आइस पे केराटोकंजक्टिवाइटिस साइका भी करा देता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा आइस पे तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ लाइक और क्या करवा देगा, डिजिट्स पे क्या कराएगा, रिस्ट की रेडियल डेविएशन और डिजिट्स की अल्नर डेविएशन, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बॉटम ईयर डिफॉर्मिटी ये करवा सकता होता है। इसके अलावा रूमेटॉइड नोड्यूल्स, रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्या होते हैं, सेंटर में फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होता है सराउंडेड बाय जाइंट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक हो गया। और अगर ये रूमेटॉइड नोड्यूल्स लंग्स के अंदर हो, कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस और रूमेटॉइड नोड्यूल, उसको बोलते हैं कैप्लान सिंड्रोम। और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पैनसाइटोपिनिया और स्प्लिनोमेगाली है तो उसको बोलते हैं फेल्टी सिंड्रोम। और अगर ये कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस करवा रहा है, यहाँ पे स्प्लिनोमेगाली लिखी हुई है, कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको कैप्लान सिंड्रोम करवाते हैं। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम करवा सकता है, ए अमाइलाइडोसिस वगैरह करा सकता होता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका करवा सकता है, शॉग्रान सिंड्रोम वगैरह करा सकता होता है। इंपॉर्टेंट लैब्स आरएफ और एंटीसीसीपी करानी है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज देखने को मिलता है, ईएसआर सीआरपी एलिवेटेड होता है। एक्सरे में आपको सिमेट्रिकल जॉइंट की जो कैविटी है उसकी नैरविंग देखने को मिलती है, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, और आपको जॉइंट स्पेस इरोजन वगैरह देखने को मिलती है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करा लोगे। क्लियर। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने एनसेड और स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोक्स-2 आपने इस्तेमाल करनी होती है, ठीक हो गया। कोक्स-2 का फायदा ये होता है कि ये कोक्स-1 को इनहिबिट नहीं करती, जिसकी वजह से स्टोमक को प्रोटेक्ट करती होती है। क्लियर। जो कोक्स-1 होती है जो नॉन सेलेक्टिव होती है वो स्टोमक को भी उड़ा देती है और दूसरे टिश्यूज को भी उड़ा देती है। कोक्स-2 के अंदर कौन कौन सी होती है, सिलोकॉक्सेप, वेल्डिकॉक्सेप, यानी जो कॉक्सेप वाली आती है। लेकिन कोक्स-2 का नुकसान क्या है, कोक्स-2 एमआई को बढ़ा देती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। बाकी आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। अब जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल थेरेपी, मिथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, ये आ गया, आपने
लाइक आपने इस्तेमाल करना होता है एंटी टीएनएफ, आपने इस्तेमाल करना होता है बायोलॉजिकल। अब जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा करवा देती है, दैट इज वाई आपने आइज की एग्जामिनेशन करनी है। मीथोट्रेक्सेट ये मेन ड्रग होती है, इसका रैपिड ऑनसेट होता है लेकिन हेपेटाइटिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस और निमोनाइटिस करा देती है। तो इसके लिए आपने सीबीसी और लीवर के एंजाइम्स की मॉनिटरिंग करानी है। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने एंटी टीएनएफ इनहिबिटर इस्तेमाल करनी है बायोलॉजिकल, जिसमें डालिमुमाब, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमाब वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना कि ये जो ड्रग होती है ना एंटी टीएनएफ, ये आपके लेटेंट टीबी को एक्टिवेट कर देती है, दैट इज वाई आपने चेस्ट एक्सरे करा लेना है। इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एटलैंटो एक्सियल जॉइंट की सबलक्सेशन करा देता है, दैट इज वाई आपने सर्वाइकल एक्सरे जरूर करवा लेना है। क्लियर? ये कितना रह गया है, एक मिनट में देख लूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके जाना पड़ेगा। लेट मी सी, काफ़ी ज़्यादा भी आई थिंक थोड़ा सा मुझे और करना पड़ेगा इसको। वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट की हो गई है और आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई बड़े बड़ी वीडियोस देखता होगा। जिसने मेरे यहाँ तक वीडियो देखी है वो कमेंट करे, डॉट लिखे कमेंट में। ओके ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। चलो फिनिश करते हैं इसको। की सिम्टम ऑफ रेक्टोसिग्मोइड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, इसका अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था पार्ट 3 में, तो उसको जरूर अच्छे से देख लेना। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस ना, ये रेक्टोसिग्मोइड एरिया को, रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, और जब भी कोई चीज़ रेक्टम को इन्वॉल्व करेगी तो टिनेस्मस कराती है। टिनेस्मस का मतलब है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, के उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती कि उसने फीसिस इवैक्यूएट नहीं किया है कम्प्लीटली। लीस्ट लाइकली फीचर ऑफ क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव और क्रॉन्स का ऑलरेडी मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, पीछे देख लेना, पार्ट 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो स्किप लियन होती है क्रॉन्स में, फिस्टुला, स्ट्रिक्चर, साइनोसिस होते हैं, लेकिन लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन ये आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं, और लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन की वजह से लेट पाइप अपीयरेंस देखने को मिलती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। मोस्टली जो जीआईटी के एंजाइम्स होते हैं, ओके, उनको कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए, ओके, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं चाहिए बल्कि बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। क्लियर? ठीक हो गया। आप एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो एंजाइम्स होते हैं 3 चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, बल्कि 4 चीज़ें हो गई है। अब जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है, सबसे पहला स्लाइवरी अमाइलेज होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। स्लाइवरी ग्लैंड आपके पैरोटिड्स, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल होती है, माउथ के अंदर होता है, ओरल कैविटी के अंदर होता है, और ये न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं 7 पर। फिर है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके काम करता है, डूडिनम में, और ये बेसिक पीएच पे काम करते हैं, लाइक 8 to 9। माल्टेस वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे पड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करता है, और ये बेसिक पीएच पे काम करता है। देखो बेसिक वाले 2 आ गया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला पेप्सिन, पेप्सिन ये वाहिद एंजाइम है जीआईटी का जो कि एसिडिक पीएच पे काम करता है, बाकी सारे बेसिक पीएच पे काम करते हैं। पेप्सिन ये आपकी कहाँ से, पेप्सिनोजन से प्रोड्यूस होता है। पेप्सिनोजन आपके जो सेल्स होते हैं स्टोमक के, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। पेराइटल सेल तो आपका एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ये चीफ सेल से प्रोड्यूस होता है, स्टोमक से वही काम करता है और एसिडिक पीएच पे काम करता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, डूडिनम में काम करता है, बेसिक पीएच पे काम करता है। पेप्टिडेज ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे पड़े होते हैं, बेसिक पीएच पे काम करते हैं। न्यूक्लियसिस पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, और पेनक्रियास के सारे एंजाइम डूडिनम पे काम करते हैं, और डूडिनम की पीएच बेसिक होती है। बस रट्टा मान लो स्टोमक की पीएच एसिडिक होती है। और फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेस होता है, पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, और ये भी डूडिनम में काम करता है, तो ये बेसिक पीएच पे जाके काम करेगा। अगला दोबारा आ गया एमसीक्यू। देखो पेशेंट है 30 से लेकर 40 की फीमेल होगी, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है। सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है, 2 ही डिफरेंशियल बनती है, या तो एसएलई होगा या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। लेकिन यहाँ पे देखो स्वेलिंग ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंशियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट, स्वेलिंग है, इरोजन है, डिफॉर्मिटीज है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। डिस्टल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व नहीं होता। आरए फैक्टर नॉर्मल है। ओके, तो आपने नेक्स्ट आपने क्या कराना है, एंटी-सीसीपी वगैरह करा लेनी है। ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द नॉट अ टाइप ऑफ पैरालिटिक पोलियो। तो जो पैरालिटिक पोलियो होता है ये मस्कुलर टाइप नहीं होती, स्पाइनल होती है, बल्बर होती है, और बल्बो स्पाइनल होती है। बल्बर का मतलब है मेडुला को इन्वॉल्व
इन्वॉल्व करती है, ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करती है। अब पोलियो क्या होता है? पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एंडेमिक होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन स्टेम में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स रट्टा मार लेना एंटीरियर हॉर्न्स में आपको देखने को मिलती है। तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस करवाती है, फिकल ओडर रूट से ट्रांसमिट आपको देखने को मिलती है। अब जो पोलियोमाइलाइटिस होता है, किसी की कुछ इंडिविजुअल में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन करवाता है कि कोई सिम्टम नहीं आते, किसी में नॉन पैरालिटिक इन्फेक्शन करवाता है कि सिंपल मेनिंजाइटिस के हैं, फीवर, हेडेक वगैरह ये है, और किसी में पैरालिटिक करवा देगा। पैरालिसिस अगर स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न को इन्वॉल्व करेगा तो स्पाइनल, अगर ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करेगा तो बल्बर और बल्बो स्पाइनल। सब क्लिनिकल में आपको जनरल सिम्टम लाइक फीवर, सोर थ्रोट, मलेज देखने को मिलेगा। नॉन पैरालिटिक के अंदर आपको लाइक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है? नेक स्टिफनेस, हेडेक, फोटोफोबिया आपको देखने को मिलता है। 2 से लेकर 10 दिनों में रिकवर कर जाता है। और 1% केसेस में अगर ये वायरस सीएनएस में एंटर हो गया स्पाइनल कॉर्ड में या बल्बर न्यूक्लियस में, तो ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करवा देगा। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड में गया तो एसिमेट्रिकल पैरालिसिस करवा देगा लेग्स की। अगर बल्बर में गया तो ये मसल्स की वीकनेस करा देगा क्रीनियल नर्व से। और बल्बो स्पाइनल में दोनों की चीज़ आ जाती है। कोई ट्रीटमेंट खास नहीं होता। प्रिवेंशन के लिए आपने वैक्सीन देनी होती है। वैक्सीन 2 तरह की होती है, ओपीवी और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी को हम बोलते हैं सैबिन वैक्सीन, ओके। जबकि जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है उसको बोलते हैं साक वैक्सीन, साक, ओके, SALK, ओके। नहीं, सिल्क है, बल्कि सिल्क होना चाहिए, बड़ा क्या मैं पता नहीं अजीब सा प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जो ओपीवी है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जबकि इंजेक्टेबल होती है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। और जो ओपीवी वैक्सीन है, कभी भी आपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, एड्स वाले पेशेंट में, स्टीरॉयड्स वाले पेशेंट में, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करना। और ओपीवी कब कब देते हैं? EPI स्केड्यूल में बर्थ पे देते हैं, 6, 10, 14 वीक में देते हैं। और IPV कब देते हैं? 14 और 19 नहीं 14 वीक्स में और 9 मंथ्स में देते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद हमारा एसिड बेस्ड डिजीज़ है हमारे, ओके, एसिड बेस्ड डिजीज़ है हमारे। फिर इसके बाद डायरिया शारिया है, ओके, एसिड बेस्ड डिजीज़ है। आई थिंक इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।